पिथौरागढ़ में दारचूला तवाघाट लिपुल लेक राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा भूस्खलन, चट्टान दरकने से आदि कैलाश यात्रा मोटर मार्ग घंटों तक बाधित। आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे थे श्रद्धालु दिखे परेशान। रुद्रप्रयाग के बड़ासू में सड़क पर हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित। पलटा हुआ ये हेलीकॉप्टर, तुरंत रेस्क्यू किया गया। नैनीताल वासियों को सीएम धामी ने दी 126 करोड़ की 27 योजनाओं की सौगात। नगर निगम की गौशाला में किया गौपूजन, कहा राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध। बिना नाम लिए कांग्रेस पर बरसे मुख्यमंत्री। नैनीताल में कहा गौपूजन का कुछ लोग उड़ाते हैं मजाक। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में उत्पन्न की थी बाधाएं। हल्द्वानी में सीएम धामी ने कालू सिद्ध मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में पूजा अर्चना की, छत्र चढ़ाकर की सुख समृद्धि की कामना। उत्तराखंड सहित देश भर में मनाई गई ईद उल अजहा। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी और सीएम धामी ने दी मुबारकबाद। नमाज के दौरान सुरक्षा कर्मियों को यहां पर तैनात किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। धारचूला के तवाघाट लिपुल एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर चट्टान दरक गई और जिससे आदि कैलाश यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। वहीं मार्ग के दोनों ओर दर्शनों वाहनों की लंबी कतार नजर आई है। इस दौरान घंटों जाम की स्थिति बनी रही और आदि कैलाश यात्रा के लिए जा रहे भक्त और दर्शन कर वापस लौट रहे लोग इसमें फंसे हैं। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सेना और पुलिस रेस्क्यू टीम में जुट चुकी है और साथ ही मलबा हटाने के लिए कार्यदायी संस्था भी मौके पर मौजूद है। रुद्रप्रयाग के बड़ासू क्षेत्र में एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ धाम की ओर जा रहा था, लेकिन रास्ते में आपात स्थिति के कारण हेलीकॉप्टर को बड़ासू के पास लैंड कराना पड़ा। हादसे में पायलट को हल्की चोट आई है और साथ ही साथ यात्री सभी सुरक्षित हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। यह हेलीकॉप्टर क्रिस्टल एविएशन कंपनी का बताया जा रहा है। मुंसियारी तहसील के सीमांत गांव में एक मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और जिसमें मौके पर 4 लोगों की मौत भी हो गई है। 4 से अधिक लोग इसमें गंभीर से घायल हुए हैं। आपको बताते कि एक दुर्घटना की सूचना मिलने पर सीमांत में आईटीबीपी के जवानों ने मौके पर पहुंचकर मृतकों और घायलों को खाई से बाहर निकाला। इसके अलावा घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में नगर निगम गौशाला में गौपूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत गौपूजन कर गौमाता का आशीर्वाद लिया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने 126 करोड़ रुपए की सौगात देते हुए विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर सीएम ने रुद्राक्ष का पौधा लगाकर स्वच्छ पर्यावरण का संदेश भी दिया। इसके अलावा सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया है। साथ ही कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट और कालाढूंगी विधायक वंशीधर भगत भी मौजूद रहे। आज 126 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। आज के इस अवसर पर हम शिक्षा, सड़क, चिकित्सा, सिंचाई, सीवरेज, सौंदर्यीकरण एवं नगर विकास की विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही बहुत जो शानदार काम हुआ है यहाँ पर और जिसके पुण्य के हम सब थोड़े थोड़े अंश के भागी बनेंगे, क्योंकि गौ माताओं के लिए, निराक्षित गौवंश के संरक्षण के लिए आज हम सब ने यहाँ पर मिलकर गौशाला का लोकार्पण भी किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सभी योजनाएं न केवल क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास की गति को और तेजी प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे शास्त्रों में
गौ माता को सर्वदेवमयी अर्थात जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है, ऐसा कहा गया है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन हेतु बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आपने टेलीविजन पर देखा हो या सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कि वो स्वयं भी प्रधानमंत्री आवास में गौ सेवा को उन्होंने अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाया हुआ है। और मैं भी प्रतिदिन प्रातःकाल सबसे पहले गौ माता की सेवा करने का प्रयास करता हूं। विपक्ष के कुछ लोग गौ सेवा करने पर हमारा मजाक उड़ाने से भी नहीं चूकते, पर जिन लोगों ने जीवन भर प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया हो और अयोध्या में श्री रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में अनेक बाधाएं उत्पन्न की हों, राम सेतु को जिन्होंने काल्पनिक बताया हो, सनातन धर्म को गालियां दी हो, उनके लिए गौ माता के सम्मान की अपेक्षा भी उनसे नहीं की जा सकती है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने राज्य में गौ हत्या पर प्रभावी रोक लगाने के लिए कठोर गौ संरक्षण कानून बनाया है। राज्य में गौ माता का शोषण अथवा गौ हत्या जैसे घृणित अपराध को किसी भी सूरत में देवभूमि उत्तराखंड में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौकशी करने वाले जिहादियों को ऐसा दंड दिया जाएगा कि उनकी 7 पीढ़ियां भी कभी ऐसा कृत्य करने की कल्पना तक नहीं कर पाएंगी। आज वर्तमान समय में कृषि में आए बदलाव के कारण निराश्रित गौवंश की संख्या में बहुत बढ़ोतरी हो गई है। जहां हम देखते हैं वहां पूरा शहर, अभी गाड़ी में आ रहे थे तो बंशीधर भगत जी कह रहे थे हमसे कि पूरे शहर में गौ माताएं हैं, और जिस कारण से गौवंश के संरक्षण का काम बहुत चुनौतीपूर्ण हुआ है, परंतु सामूहिक प्रयासों से हम लोग इस चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर भारत की वैश्विक पहचान बढ़ रही है, हमारी मान्यता बढ़ रही है, चाहे वो अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, रक्षा उत्पादन का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो या विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो। भारत प्रत्येक क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान बना रहा है। आज जो दुश्मन हमको आंखें दिखाया करते थे, वो बचने के लिए दुनिया भर के देशों की गुहार लगाते फिर रहे हैं। आप सभी भली भांति जानते हैं, एक समय वह भी था जब भारत का कोई भी बड़ा शहर आतंकवादी हमलों से सुरक्षित नहीं था, परंतु उस समय की सरकारों में उस प्रकार का साहस और उस प्रकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। वे आतंकवादियों और उनके सुरक्षकों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाते थे। वे केवल आतंकवाद की निंदा करते थे, पाकिस्तान को कोस कर चुप बैठ जाया करते थे। यहां तक कि उस समय लोग आतंक फैलाने वालों को, जिनको फांसी की माफी कराने तक की गुहार लगाया करते थे, और उन्हें प्रधानमंत्री आवास में, अगर आप सबको स्मरण होगा, तो प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उनको खीर खिलाई जाती थी। भाइयों बहनों, एक समय वह भी था, और लेकिन आज दुश्मन के किसी भी आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सरकार और भारत की सेना करती है। भाइयों बहनों, जैसे हमने देखा उरी में आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से दिया गया, पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक की गई, और पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दुश्मन के दांत खट्टा करने का काम भारत की सेना ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ऐसा प्रहार किया गया कि पाकिस्तान को 4 दिन के अंदर ही घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम की भीख मांगनी पड़ी। भाइयों बहनों, जिस पार्टी के लोग कश्मीर के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ में लेकर गए थे और कहते थे कि कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, ये लोग आदरणीय मोदी जी ने जब से कश्मीर से धारा 370 का कलंक मिटाया है, राजनीतिक परिदृश्य से दुम दबाकर भाग खड़े हो गए हैं। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
कश्मीर के अंदर विश्व के सबसे बड़े रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कर रेल के माध्यम से भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है देश की आजादी के बाद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं के दौरे पर है और ऐसे में शनिवार को सीएम ने हल्द्वानी शहर के प्रतिष्ठित कालू सिद्ध मंदिर में पहुंचकर भव्य प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नवनिर्मित मंदिर में छत्र चढ़ाया। वहीं सीएम ने भगवान से राज्य की सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास कार्यों को लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और काम में लापरवाही बरतने वालों पर कहर भी बरपा रहे हैं। पहले थराली और उसके बाद अब नैनीताल में लापरवाही के आरोप में सीएम धामी ने एक अभियंता का निलंबन कर दिया है। रिपोर्ट देखें। नैनीताल दौरे के दौरान राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने विकास कार्यों की समीक्षा की। सीएम ने सरकार की योजनाओं को जनता तक न पहुंचाने और जानबूझकर काम में हीला हवाली करने के आरोप में एक अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। काशीपुर में जल जीवन मिशन का काम देरी से होने पर मुख्यमंत्री ने जब जिलाधिकारी से पूछा तो उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत काम कर रहे अधीक्षण अभियंता आदेशों का पालन नहीं करते हैं, जिसके चलते काम में देरी हो रही है। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मामले में संज्ञान लेते हुए लापरवाह अधीक्षण अभियंता शिवम द्विवेदी को निलंबित करने के आदेश दिए। किसी प्रकार का भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना ये हमारा संकल्प है और उसके लिए 1064 जो टोल फ्री नंबर चलाया गया है उसके लिए जनता को जागरूक करना है। उनके काम बिना किसी भ्रष्टाचार के संपन्न हो। एक हमारा जो है ऐसा ऑटो मोड बने जिसमें लोगों को सिफारिशें न करवानी पड़े, लोगों को जाना न पड़े और हमारे जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारी हैं, उसको अपने कार्य व्यवहार में लाएं, कार्य संस्कृति में लाएं। देखिए, लापरवाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। जो भी लापरवाही करेगा, जो भी अपने कर्तव्यों में हीला हवाली करेगा, लापरवाही करेगा, काम चोरी करेगा, वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और उसके खिलाफ नहीं सस्पेंड भी किया जा रहा है और किए भी गए हैं और जो भी इस प्रकार के काम किए जाएंगे, हमारा मुख्य ध्येय है कि एक अच्छी कार्य संस्कृति का निर्माण हो। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार योजनाओं पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और अधिकारी गणों को लेकर आपसी समन्वय बनाते हुए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ ले सके। जो योजनाएं हमारी हैं, उन योजनाओं की नियमित रूप से मॉनिटरिंग हो, नियमित रूप से उन पर काम हो, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सुविधाएं पहुंचे, उसको लेकर यहाँ पर सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से भी बातचीत की है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी अनेक सुझाव दिए हैं। पुलिस को भी अपराधी हैं जो हमारे सत्यापन के कार्यक्रम हैं वो और डेमोग्राफिक से संबंधित हमारे सांस्कृतिक मूल्यों से जिलाधिकारियों को कहा है कि 10 से लेकर 1 बजे तक अपने कार्यालय में भी बैठने का नियमित एक शेड्यूल बनाएं, जिससे कि दूर दूर से आने वाले लोगों को जो है उनसे मिलने में आसानी और संवाद कर पाएं, अपनी परेशानियों का हल करवा पाएं। ऐसे अनेक मुद्दों पर बात हुई है। इससे पहले चमोली के थराली में निर्माणाधीन पुल के गिरने के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया। थराली में आयोजित जनसभा के दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल पहुंचाने का काम किया। थराली में धराशायी हुए पुल के मामले में 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया और नुकसान की भरपाई ठेकेदार से कराई जाएगी। एक निर्मित होने वाला पुल, निर्माणाधीन पुल बीच में ही गिर गया और ये सरासर बहुत बड़ी लापरवाही है और मैंने इसका तत्काल संज्ञान लिया। 3 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया है और इतना ही नहीं, कोई भी लापरवाही बरतेगा भाइयों बहनों, कहीं भी काम में कोई ढिलाई करेगा, जनता के जो प्रति उनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों से विमुख होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जहां 3 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है, वहीं ये जनता का पैसा है, जनता की गाड़ी खून कमाई से लगने वाला ये पैसा है जो विकास के काम आता है। भाइयों बहनों, हमने यह भी तय किया है कि ये जो पैसे की बर्बादी हुई है बीच में निर्माणाधीन होते हुए, इसकी भरपाई भी उसी ठेकेदार से की जाएगी
जो ठेकेदार वहां पर जो है इस निर्माणाधीन पुल का जिसने टेंडर लिया है। हाल ही के दिनों में कई अधिकारियों पर गाजगिरी। नैनीताल थराली से पहले हरिद्वार जमीन घोटाले में भी सीएम धामी ने कड़ा एक्शन लिया था। देवभूमि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना हमारा संकल्प है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हरिद्वार भूमि घोटाले में 2 IAS अधिकारियों सहित 12 अधिकारियों को निलंबित करने का काम किया गया। हरिद्वार नगर निगम में भूमि खरीद घोटाले का प्रकरण जैसे ही मेरे संज्ञान में आया, खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ प्रदेश में बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेककर वो अपने आप को स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। धामी सरकार में अपराधी हो या भ्रष्टाचारी, उन सबको सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने समय को भूल गई है। दिल्ली में कैसे कांग्रेस के नेता एक महिला को तंदूर की भट्टी में झोंक देते थे, और उन्होंने कहा कि जग जाहिर है कि किस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने महिलाओं का शोषण किया है। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेक कर वो अपने आप को यहाँ स्थापित करना चाहती है और गलत तथ्यों को लोगों के बीच में पेश करके भ्रम की स्थिति को पैदा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार का कृत्य करने वाला हो, भ्रष्टाचारी हो या शोषण करता हो, उन सबको सरकार ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने जेल में डालने का काम किया। और ये पहली बार हुआ इतिहास में कि मुख्यमंत्री जी ने ताबड़तोड़ इतने सख्त एक्शन लेने का काम किया और उन लोगों को जेल में डालने का काम किया जो गलत काम करते हैं। लेकिन कांग्रेस को मुझे लगता है कि अपना पिछला इतिहास नहीं भूलना चाहिए। तंदूर की भट्टी में जब दिल्ली में कांग्रेस के नेता ने एक लड़की को डाला, 3 साल उसके साथ रहने के लिए रही और उससे शादी करी और उसके बाद उसके टुकड़े करके बटर लगा करके तंदूर में झोंक दिया। क्या कांग्रेस को ये याद नहीं है? नारी निकेतन, जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, नारी निकेतन यहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ विक्षिप्त लड़की के साथ एक अधिकारी के द्वारा, और वर्तमान कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने उसको रोकने का काम किया। और ये तो जग जाहिर है कि कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से महिलाओं के शोषण किए हैं, जिस तरीके से महिलाओं के साथ कृत्य करने का काम किया, आज अगर वो अपने इतिहास को याद करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा। दिल्ली में हुई एक मीटिंग के दौरान राहुल गांधी के दिए गए एक बयान को लेकर बीजेपी खूब चुटकी ले रही है। राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी पार्टी में 3 तरह के घोड़े हैं, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को इंसानों की पार्टी ही नहीं समझा है। वो तो यही समझते हैं कि वो शायद उत्तराखंड के सबसे बड़े नेता हैं। बात उत्तराखंड की नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर अपनी कांग्रेस पार्टी को इंसानों की पार्टी नहीं समझा। उन्होंने तो सीधा-सीधा मंच से बड़े तेजी से कहा कि 3 तरह के घोड़े जो है कांग्रेस में है, रेस वाला घोड़ा, बारात वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। और लंगड़े घोड़े के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने कटाक्ष करने का काम किया है कि जो निष्क्रिय, जो सक्रिय राजनीति में हैं 60 प्लस, मुझे लगता है उनको उन्होंने टारगेट किया। चाहे उत्तराखंड के नेता की बात करूं और चाहे पूरे देश के अंदर उन्होंने सभी नेताओं को ये संदेश देने का काम किया राहुल जी ने कि जो 70 प्लस है या 60 प्लस है वो लंगड़े घोड़े हो चुके हैं, वो सक्रिय राजनीति से खुद ही दूर हो जाए, नहीं तो हमें सफाया करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि संगठन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला चल रहा है और इसीलिए राहुल गांधी जी बार बार उन 60 और 70 प्लस के लोगों को संदेश देने का काम कर रहे हैं। राजधानी देहरादून के कई चौराहों, मार्गों और फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जा रहा है, जिस पर निगम और पुलिस विभाग के स्तर पर भी कार्रवाई की जाती है, लेकिन बावजूद इसके भी कुछ समय बाद स्थिति ज्यों की त्यों नजर आती है। इसी को देखते हुए अब पुलिस विभाग की ओर से अतिक्रमण मुक्त अभियान फिर से शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। उनका हैवी जुर्माना लगे तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा। देहरादून से एसएसपी अजय कुमार सिंह बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल है कि हैवी जुर्माना लगाया जाएगा तो लगाएगा कौन? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में ज्यादातर सड़कों के किनारे या तो दुकानदारों का कब्जा है या फिर ठेला रेहड़ी वालों का। दुकानें उनकी सजी रहती हैं, जिसकी वजह से आए दिन राहगीरों को परेशानियां होती हैं। कुछ इलाकों में तो अतिक्रमण की वजह से भारी ट्रैफिक जाम की समस्या है।
देहरादून की सच्चाई तो ये है कि ज्यादातर चौक चौराहों पर ऑटो टोटो वाले आतंक मचा रहे हैं। अगर कोई राहगीर टोटो या ऑटो वालों से ये पूछ दे कि आप सड़क के बीच में गाड़ी रोककर सवारी उठाते हैं, जिसकी वजह से जाम लग जाता है, तो ऑटो या टोटो वाला पूछने वाले व्यक्ति के साथ मारपीट पर उतारू हो जाता है। ये बात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर ट्रैफिक पुलिस वालों तक सबको पता है, लेकिन इसे लेकर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए, किसी भी शहर जब डेवलप होता है तो अतिक्रमण एक उसकी बहुत बड़ी समस्या होती है और जिस तरह से देहरादून में देखा गया कि अस्थायी अतिक्रमण उसमें बहुत सारे व्यापारी जो छोटे-छोटे उनके द्वारा भी किया जाता है और साथ ही साथ सबसे बड़े जो देखा गया दिक्कत वो जो फल ठेली वाले होते हैं, जो करीब 5000 से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पता चला है कि रजिस्टर्ड भी है। तो इनका जो मूवमेंट होता है वो कहीं न कहीं रेगुलेट करना मुश्किल होता है। तो ये जॉइंट एक्साइज़ में मुझे लगता है ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि पुलिस के द्वारा जो पुलिस एक्ट में जो प्रावधान है जुर्माने के, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक इसको टीम द्वारा जब्त ना किया जाए या ऐसे लोग के लाइसेंस ना निरस्त किया, तब तक मुझे लगता है कि इफेक्टिव कंट्रोल नहीं आएगा। इसीलिए जॉइंट टीम बनाई गई नगर निगम, प्रशासन, पुलिस की कि वो जॉइंट टीम में उसकी जब्ती भी करे, ऐसी ठेलियों की पड़ पे जो लग रहे हैं अवैध, उनके सामान को जब्त करे, उन पर हेवी जुर्माना लगे, तभी मुझे लगता है कि इसको अच्छे से और कंट्रोल किया जा सकेगा। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है और ये भी जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में देश दुनिया से हजारों की संख्या में लोग देवभूमि आते हैं, जिन्हें घंटों जाम में फंसे रहना पड़ता है। शहर की सच्चाई ये है कि कुछ इलाकों में सड़कों किनारे फुटपाथ तो बने हैं, लेकिन उस पर दुकानदारों का कब्जा है। जहाँ फुटपाथ नहीं बने हैं, वहाँ उन इलाकों पर सड़कों के किनारे गाड़ियाँ पार्क की जाती हैं या ठेले वालों का राज है। देहरादून शहर की आबादी साल दर साल बढ़ती ही जा रही है और गाड़ियों की संख्या जाहिर है कि बढ़ रही है। इसके साथ ही अतिक्रमण पर भी ये सच है कि पुलिस और नगर निगम बीच-बीच में कार्रवाई करती है, लेकिन नियमित कार्रवाई नहीं होने की वजह से फिर से सड़क किनारे दुकानें सज जाती हैं। लिहाजा ये जरूर है कि अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई की जाए और आगे एसएसपी साहब ने ठीक कहा कि भारी जुर्माना वसूला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।